हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा NCERT साइंस क्लास 9th का सिलेबस जो चल रहा है उसके अंतर्गत हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन 2nd चैप्टर के प्रश्नोत्तर हमने नहीं किए हैं, तो हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं 2nd चैप्टर के बारे में। 2nd चैप्टर जो अपना है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम कंप्लीट इसका सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके प्रश्नोत्तर हमने नहीं किए हैं, तो प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। हमने मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधियां पढ़ी है, उन विधियों को यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में यानी कौन सी विधि हमें काम में लेनी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वाष्पन विधि या वाष्पीकरण विधि जो है, इसका उपयोग हम सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हम कर सकते हैं। इसका बी प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में कौन सी विधि अपनाएंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में हमने पढ़ा है। तीसरा प्रश्न अपने पास आता है कि धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है निस्पंदन या छानन विधि, फिल्ट्रेशन मेथड जिसको हम कहते हैं। इस विधि के द्वारा धातु के छोटे टुकड़ों को हम इंजन ऑयल जो होता है उससे पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का उपयोग हम करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा, अपकेंद्रण विधि या अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग हम करते हैं इसके लिए। तो अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन विधि मेथड जो है, इसका उपयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे। भाई, जल से तेल निकालने के लिए हम पृथक्करण कीप विधि का उपयोग करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पृथक्करण कीप विधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में हम किस विधि का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसके लिए हम विधि उपयोग में लेंगे छानन विधि, फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है उसके बारे में हम बात कर चुके थे, और उस फिल्ट्रेशन छानन विधि को ही यहाँ पर हमें अपनाना है। अगला प्रश्न है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। बालू क्या है? ये बालू है, बालू मिट्टी होती है, उससे हम लोहे की पिनों को पृथक करना चाहें तो कैसे करेंगे। उसके लिए लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए हम चुंबक का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास मेथड आ जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो होता है उसके थ्रू हम इसको पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। तो भूसे से गेहूं के जो दाने हैं उनको पृथक करने के लिए हम फटकन या विनोइंग विधि जो होती है उसका उपयोग करते हैं। विनोइंग के बारे में आप पिछली क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमें पता है कि पानी में जो मिट्टी के महीन कण जो तैर रहे हैं उनको अलग करने के लिए हम भारण विधि का उपयोग करते हैं, और इस विधि में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपना है,
लास्ट है पहले क्वेश्चन का कि पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, यानी हमने पढ़ा था कि रंजक जो है, रंगों से रंजक को पृथक करने में, प्राकृतिक रंग जो है उससे अगर पिगमेंट को अलग करना है, पृथक करना है, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करेंगे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार हमारा जो पहला प्रश्न है वो होता है कंप्लीट। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से चरण हमें अपनाने होंगे चाय बनाने के लिए, चाय तैयार करने के लिए। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, विलेय, फिल्ट्रेट और अवशेष, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें करना है और उसके थ्रू हम इनको समझाएंगे। तो देखिए, चाय तैयार करने के लिए हम उत्तर देखते हैं। हमारा जो पहला चरण आता है वो ये आता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लेंगे। सबसे पहले 1 कप पानी लेना है विलायक के रूप में। फिर इसमें क्या करना है, इसमें चीनी डालनी है और चीनी यहाँ किसका काम कर रही है, विलेय पदार्थ का काम कर रही है। अब आपको जल और चीनी का विलयन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चीनी कैसी है, जल में घुलनशील है। जैसे अपन ने किसी पात्र में जल लिया और उस जल में अपन चीनी डाल देते हैं तो चीनी क्या होती है, उसमें घुल जाती है। तो चीनी तो क्या हो गई यहाँ पे विलेय और जल क्या हो गया, विलायक। चलिए अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालते हैं और ये भी क्या होती है, जल में अघुलनशील विलेय है। और इसे जब अपन उबालते हैं तो इसका जो निचोड़ होता है वो पानी में घुल जाता है। चलिए फिर इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक इसको उबालना है और उबालने के बाद में ये क्या हो जाएगी, सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। उसके बाद एक छन्नी लेनी है, स्ट्रेनर जो होता है उससे इसको छानना है और आपको चाय घुलेई यानी फिल्ट्रेट तथा चाय की पत्तियां छन्नी के रूप में, अवशेष के रूप में प्राप्त होगी। यानी चाय जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगी, पीने के लिए जिसको हम पिएंगे चाय को, वो फिल्ट्रेट होगी और जो चाय की पत्तियां होगी वो अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार चाय तैयार करने के लिए हम इन 6 चरणों को अपना सकते हैं। जो 6 चरण आप लोगों को दिए हुए हैं, इन चरणों को हम अपना सकते हैं। इसको करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके और इन 6 चरणों को आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया। क्या दिखाया गया है तालिका में, ये दिखाया गया है, इधर तो है विलेय पदार्थ और इधर है तापमान केल्विन में, नीचे घुलनशीलता दर्शाई गई है। देखिए विलेय पदार्थ जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, अब इसका तापमान केल्विन में 283 है और घुलनशीलता 21 है। ये इस प्रकार पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन सब की घुलनशीलता और तापमान दिया हुआ है। अब हमें देखना क्या है, पहला प्रश्न जैसे आपके सामने है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। यानी 50 ग्राम जल है, उसमें 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। भाई दिया हुआ है हमें, चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो होता है उसका संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा जो है वो क्या है, 62 ग्राम है। ये हमें ऊपर दिया हुआ है। अब इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर KNO3 की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर, तो हम क्या करेंगे, इसको 62/100
62/100 इंटू 50 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 ग्राम आ जाएगी। इसकी मात्रा जो होगी वो क्या आ जाएगी, पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा जो होगी वो कितनी आएगी, 31 ग्राम आएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें बी दिया हुआ है कि प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकन करेगी, क्या उसे दिखाई देगा जब उसको ठंडा करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन या संतृप्त घोल को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने क्या अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल हैं वो विलयन से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है और घुलनशीलता घटेगी तो ठोस के NO जो है उसका क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? यानी हमें जो लवण दिए हुए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इन सब का ज्ञात करना है। क्या इनकी घुलनशीलता का परिकलन करना है 293 केल्विन पर। तापमान सबका सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता हम देखते हैं तो इस प्रकार हमें प्राप्त होती है। पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम। भाई इस प्रश्न का आंसर तो हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। देखिए 293 ये दिया हुआ 293 और इसके नीचे नीचे जो मान दिए हुए हैं ये सब आ जाएंगे 32, 36, 35, 37। पोटेशियम नाइट्रेट का 32, सोडियम क्लोराइड का 36, पोटेशियम क्लोराइड का 35 और अमोनियम क्लोराइड का 37। इस प्रकार यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए तापमान अगर परिवर्तित करते हैं तो तापमान परिवर्तित करने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ेगी या घटेगी? ताप में वृद्धि होती है तो लवण की घुलनशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ताप में कमी होगी तो घुलनशीलता घटती है। इसको देख लीजिए पहले। जैसे ताप बढ़ता है तो घुलनशीलता भी बढ़ती है और ताप अगर कम करते हैं तो इसकी घुलनशीलता भी घटती है। ये चीज़ समझिए पहले। अब जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से पदार्थ को लिक्विड स्टेट में चेंज करना है यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित करना है तो हम क्या करते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं। अब तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो कण पास पास होंगे उन कणों का आकर्षण बंध जो है वो टूट जाएगा। क्या आकर्षण बल कम हो जाएगा तो कण क्या होंगे, थोड़े दूर दूर चले जाएंगे, इस स्थिति में चले जाएंगे। और जब लिक्विड को और अपन टेम्परेचर बढ़ाएं और गर्म करें तो कणों की स्थिति ये हो जाती है कि कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करने लग जाते हैं। तो ताप में वृद्धि करेंगे तो लवण की घुलनशीलता बढ़ती है क्योंकि कण दूर दूर चले जाते हैं और ताप में कमी होगी तो घुलनशीलता घटती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है यानी इनकी परिभाषा हमें लिखनी है कि संतृप्त विलयन हम किसे कहेंगे, संतृप्त विलयन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में हम परिभाषा की बात करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स। पहला हमारे पास है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा विलायक में हम घोल सकें, विलायक में नहीं घुल सकती है तो
वह विलयन को, उस विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए समझिए, जैसे आप लोगों को किसी पात्र में विलयन बना के दे दिया जिसमें विलेय और विलायक दोनों है। मान लीजिए विलायक तो क्या है आपके पास में H2O है और विलेय क्या है? NaCl है, यानी नमक आपके पास विलेय है। अब इसको घोलने के बाद में मैं आपको और NaCl देता हूं और कहता हूं कि इसको आप इसमें घोलिए नमक को। अगर आप इस नमक को इसमें नहीं घोल सकते हैं तो ये जो विलयन आपका है वो क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। चलिए शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो देखिए, शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण जो होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? एक समान होती है, जैसे सोना और चांदी। अब कैसे ये शुद्ध पदार्थ हैं इसके बारे में भी आप समझिए कि जैसे आप लोगों को मान लीजिए कोई सोना का या चांदी का कोई आभूषण दिया हुआ है बड़ा सारा। अब उस आभूषण को आप तोड़ते जाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में वो बढ़ता जाएगा। अंत में एक परमाणु के लिए भी आप लिखोगे तो ये जो फॉर्मूला लिखा है Ag, यही फॉर्मूला आएगा। यानी इसको तोड़ते जाएंगे, विभिन्न भागों में हम बांटते जाएंगे तो भी फॉर्मूला तो क्या आया? Ag ही आया। तो फॉर्मूले में कोई चेंजेज नहीं हुआ, यानी ये क्या है? शुद्ध पदार्थ हो गया। अब बात करते हैं कोलाइड की कि कोलाइड क्या है। तो देखिए, कोलाइड विलयन वे है जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। अब निलंबन में क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं उनका आकार बड़ा होता है लेकिन निलंबन से छोटा होता है और इनके विलेय कणों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। खुली आंखों से देखना इनको संभव नहीं है। और बात करें तो ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलाइड या कोलाइडी विलयन जो होते हैं टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अब याद करो टिंडल प्रभाव आप कि जब मैंने बताया था एक कमरा होता है बंद जिसमें एक छेद होता है और उस छेद से प्रकाश आता है, सनलाइट आती है और इस प्रकाश का मार्ग अंदर बैठकर आप देखते हैं तो चमकता हुआ दिखाई देता है और यही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो कोलाइड जो होंगे, कोलाइडी विलयन जो हैं टिंडल प्रभाव उत्पन्न करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन। अब इसके कोलाइड्स के बहुत सारे उदाहरण, 8 प्रकार के कोलाइड्स के उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया है जब अपन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे तब। तो वहां से आप इसको अच्छी तरह और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बात करते हैं निलंबन की। निलंबन क्या होता है? सस्पेंशन क्या होता है? तो निलंबन किस प्रकार का मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। भाई विलेय और विलायक जो होता है घुले हुए रहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा है कि मिश्रण की प्रकृति कैसी है? विषमांगी है। तो विषमांगी है तो विलेय के कण इसमें घुलेंगे क्या? नहीं घुलेंगे, घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, यानी अर्धघुलित अवस्था हम इसको कह सकते हैं। और ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक का पाउडर तथा चौक का पानी और पानी में चूना पत्थर इत्यादि। भाई निलंबन को जब मैंने समझाया था, निलंबन जब आप लोगों को समझाया था तब मैंने कहा था कि किसी पात्र में हम पानी लेते हैं और पानी में चौक का चूर्ण डालते हैं और इसको जब कांच की छड़ से अच्छी तरह हिलाते हैं तो हिलाने के बाद भी हम देखते हैं तो ये जो चौक के कण होते हैं, छोटे छोटे कण हमें क्या है? दिखाई देते हैं। चौक के कण यहाँ पर हमें छोटे छोटे बहुत सारे अलग से दिखाई देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन हमने लिया, यानी चौक के पाउडर को पानी में घोल के जो विलयन हमने बनाया, उस विलयन में चौक के जो कण हैं वो निलंबित अवस्था में रहते हैं और यही क्या होता है? निलंबन होता है। चलिए
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सममांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करना है और इनको अलग अलग बांटना है। तो देखिए, सममांगी और विषमांगी मिश्रण में जैसे सोडा जल है, लकड़ी है, बर्फ है, वायु है, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय, ये सममांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर विलेय और विलायक एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुले हुए हैं तो वह सममांगी मिश्रण होगा, और विलेय और विलायक के कण एक दूसरे में घुले हुए नहीं हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वह सममांगी मिश्रण नहीं होगा। कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। तो हम यहाँ से इन सबको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सममांगी मिश्रण की बात करें तो सममांगी मिश्रण में कौन कौन आ जाएंगे? सोडा जल आ जाएगा, सोडा वाटर जिसको हम कहते हैं, बर्फ आ जाएगी, वायु आ जाएगी, सिरका आ जाएगा, छनी हुई चाय आ जाएगी। ये सब सममांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। और विषमांगी मिश्रण में जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे, जैसे लकड़ी है, मिट्टी है। तो लकड़ी और मिट्टी दोनों कैसे मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। आप वीडियो को पॉज कर करके और अपने उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारे पास छठा, कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? आपको कोई पात्र है, उसमें एक रंगहीन द्रव दे दिया, उसका कोई रंग नहीं है, और उसके लिए पूछा कि ये रंगहीन जो द्रव है वो H2O है, जल है। कैसे आप इसको सिद्ध करोगे, इसकी पुष्टि कैसे करोगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो रंगहीन द्रव है वो क्या है? शुद्ध जल है। क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, और हमें पता है कि जल का जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? अगर इनको देखें हम, इनमें से हमें छांटना है कि कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है और कौन सी अशुद्ध है। तो देखिए, एक नंबर पर हमें दिया गया है बर्फ, फिर दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl, लोहा का होता है Fe, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अगला है पारा जिसका होता है Hg, फिर इसके बाद में देखते हैं ईंट, लकड़ी, वायु। इन सबको हमें देखना है कि कौन कौन सी वस्तुएं शुद्ध है इनमें से। तो हम उन्हीं वस्तुओं को आंसर में लिखेंगे जो शुद्ध है, जो कैसी है? शुद्ध है, और शुद्ध वस्तुओं को ही हम आंसर में लिखेंगे, अशुद्ध को नहीं लिखेंगे। तो इनमें से हम देखते हैं कि हमारे पास बर्फ, लोहा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये सब कैसे पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ हैं, शुद्ध वस्तुएं हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। भाई ये हमें क्या दिए हुए हैं? मिश्रण दिए हुए हैं, इसमें विलयन की पहचान करनी है, जैसे मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। अब इन सब में से हमें क्या करना है? विलयन की पहचान करनी है। तो हमें पता है भाई मिट्टी क्या है? मिट्टी विलयन थोड़ी है, मिट्टी तो सॉलिड रूप में होती है, तो मिट्टी यहाँ नहीं आएगी। और हमें सिर्फ मिश्रण में से विलयन की पहचान करनी है, सिर्फ और सिर्फ विलयन को लिखना है। तो हम कह सकते हैं कि समुद्री जल क्या है? यहाँ पर विलयन है, जो मिश्रण है समुद्री जल वो विलयन है, और एक सोडा जल या सोडा वाटर जिसको हम कहते हैं ये क्या है? विलयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नवा कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, उसका जलीय विलयन बनाना है। जलीय विलयन बना के और एक क्या करना है, टॉर्च की सहायता से हमें, जैसे कोई टॉर्च या कोई भी प्रकाश स्रोत हम व्यवस्थित यहाँ कर सकते हैं, और उस प्रकाश स्रोत से जब इस विलयन से प्रकाश की किरण गुजारेंगे, अगर मान लीजिए इस प्रकाश के किरण को गुजरते या इसकी सनलाइट की जो किरणें गुजर रही है इस विलयन में से, अगर इसका मार्ग यहाँ से
अगर इसका मार्ग यहाँ से दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है यहाँ से चमकता हुआ, तो ये विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। और टॉर्च को ऑन करने पर अगर ये मार्ग दिखाई नहीं देता है तो ये टिंडल प्रभाव दर्शाते नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नमक का घोल। भाई नमक का घोल टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, दूध दर्शाता है, ये हमने देखा था। कॉपर सल्फेट का विलयन दर्शाता है, ये भी हमने देखा था। और स्टार्च विलयन कोलाइड विलयन है, वो सॉरी यहाँ पे मैंने बताया आपको कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं दर्शाता है, ये हमने देखा था। दूध दर्शाता है, नमक का घोल नहीं दर्शाता। और स्टार्च विलयन ये भी दर्शाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोलाइड्स हैं, कोलाइड हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था जब कोलाइडी विलयन और टिंडल प्रभाव पढ़े थे हम, तो वहां पर मैंने दो पात्र लिए थे और दोनों पात्रों में से इधर वाले पात्र में तो क्या लिया था, CuSO4 का विलयन लिया था, और इधर वाले पात्र में दूध और जल का मिश्रण लिया था। यहाँ पर प्रकाश का स्रोत रख के प्रकाश की किरण गुजारी थी, तो यहाँ पर प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ नहीं दिखाई दिया था और यहाँ पर चमकता हुआ दिखाई दिया था। इसी आधार पर हमने कहा था कि दूध क्या है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है और स्टार्च विलयन भी टिंडल प्रभाव दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। हमें देखना है कि कौन से तो तत्व हैं, कौन से यौगिक हैं और कौन से मिश्रण है। हमें क्या क्या दिया गया है एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम दिया हुआ है, मिट्टी दी है, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला और वायु। और भी हमें दिया हुआ है, देखिए नीचे, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। ये सब पदार्थ हमें दिए हुए हैं और इनमें से तत्व, यौगिक और मिश्रण हमें छांटने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास में। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं तत्वों को सारणी बना के कि तत्व कौन कौन से हैं, यौगिक कौन कौन से हैं, मिश्रण कौन कौन से हैं। तो तत्व में 4 आते हैं, एक तो सोडियम, चांदी, टिन और सिलिकॉन। इधर देखते हैं तो यौगिक में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर आगे चलते हैं तो हम देखते हैं मिश्रण के उदाहरण, जिसमें चीनी का घोल आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, वायु आ जाती है, कोयला आ जाता है, रक्त आ जाता है। तो इस प्रकार हम इन सबको तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांट देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है, यानी हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हमें सिर्फ उनको छांटना है जो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन को हमें नहीं छेड़ना है और नहीं हमें उससे कोई मतलब है, क्योंकि हमें उतना ही करना है जो प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम देखेंगे। तो भाई देखिए, जैसे पौधे की वृद्धि है, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। पौधे में रासायनिक क्रियाएं होती है जब पौधा वृद्धि करता है। लोहे पर जंग लग रहा है, ये भी रासायनिक क्रिया है। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसको हम क्रॉस लगा देंगे। खाना पकाना, खाना अगर हम पका रहे हैं तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक क्रिया हो रही है। भोजन का पाचन हो रहा है, यहाँ पर भी रासायनिक क्रिया होती है। जल से बर्फ बनना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जल को अपन, जल का जो है, जैसे मान लो आपको जल दिया हुआ है H2O, इसका तापमान आप कम करोगे टेम्परेचर, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, बर्फ प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर रासायनिक सूत्र तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, तो जल से बर्फ बनाना ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। एक बार रासायनिक परिवर्तन जो है उनको नीचे भी लिखा गया है कि पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना, ये जो 5 परिवर्तन आप लोगों को दिए हुए हैं, ये पांचों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार हमारे सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर होते हैं कंप्लीट। एक बार आप लोग इसको
फिर से वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न में आप लोगों को समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को प्रश्नोत्तर करने में थोड़ी समस्या आ रही थी, इसलिए मुझे लगा कि प्रश्नोत्तर का भी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो इसलिए आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तर का जो पार्ट है ये वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूं। फिर भी वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो बता सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपको लगता है कि इस चैनल पर आने वाला जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है, अच्छा साबित हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.